अध्याय 2 नए साधार का प्रवेश। इसमें हम ख्याति के मूल्यांकन की अलग अलग विधियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने ख्याति की थ्योरी देखी थी। ख्याति क्या है, ख्याति की विशेषताएं क्या है, ख्याति के प्रकार कौन कौन से हैं, ऐसी बहुत सारी थ्योरी हमने देखी थी। आज हम क्या देख रहे हैं? ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ, मतलब कि ख्याति की राशि ज्ञात करने की अलग अलग विधियाँ। तो ऐसी बहुत सारी विधियाँ हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए जो विधियाँ अपनाई जाती हैं, उन विधियों को अपनाने से पहले आपको एक आधार तैयार करना है। मतलब आधार कितने हैं? 2 है। एक औसत लाभ पर आधारित ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ हैं, और एक जो दूसरा आधार है जिसका नाम है अधिलाभ पर आधारित। इस पर आधारित अधिलाभ पर आधारित। एक है औसत लाभ पर आधारित और दूसरा कौन सा है? अधिलाभ पर आधारित। तो आज हम औसत लाभ के ऊपर बात करने वाले हैं। विधियां बाद में देखेंगे, पहले हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं कि औसत लाभ कैसे ज्ञात किया जाता है। औसत लाभ में 2 प्रकार है, सरल औसत लाभ और भारित औसत लाभ। सरल औसत लाभ क्या होता है, भारित औसत लाभ क्या होता है? जैसे कि कभी व्यवसाय ने 10,000 का लाभ कमाया, कभी 15,000 का कमाया, कभी वापस 8,000 का कमाया, कभी मान लो 10,000 की हानि हो गई। अब उसका अगर आप औसत निकालना चाहते हैं तो वहाँ पर कौन सी विधि अपनाएंगे? सरल औसत लाभ विधि। और भारित औसत लाभ विधि कब अपनाई जाती है? कि जब निरंतर लाभ या तो बढ़ते हैं या निरंतर लाभ घटते हैं। निरंतर लाभ या घटते हैं या बढ़ते हैं, तो सरल के स्थान पर हम कौन सी विधि अपनाते हैं? भारित औसत लाभ विधि अपनाते हैं। तो भारित औसत लाभ विधि कब अपनाना और सरल औसत लाभ विधि कब अपनाना, ये हमको ध्यान में आना चाहिए। जब आप औसत लाभ ज्ञात करते हैं तो औसत लाभ ज्ञात करते समय कुछ समायोजन करने पड़ते हैं। जैसे कि 3 समायोजनों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। असामान्य आय या लाभ, असामान्य व्यय या हानियाँ, गैर व्यापारिक विनियोगों पर आय। मान लो किसी एक वर्ष में 10,000 लाभ हुआ और उस वर्ष के अंदर मान लो 2015 का वर्ष है, 2015 के वर्ष में 10,000 का लाभ हुआ। मान लो उस वर्ष कोई असामान्य लाभ हुआ है या आय हुई है, तो उस वर्ष के लाभ में से क्या करना है? घटाना है। असामान्य आय या लाभ को उस वर्ष के लाभ में शामिल नहीं करेंगे। ऐसे कैसे? यदि किसी वर्ष के लाभ में असामान्य व्यय या असामान्य हानि शामिल है, तो असामान्य व्यय या हानि को क्या करना है? जोड़ देना है। और तीसरी बात है, यदि किसी वर्ष के लाभ में गैर व्यापारिक विनियोगों पर आय है तो उसको भी क्या करना है? घटा देना है। मतलब कि संबंधित किसी भी वर्ष में यदि कोई आय हुई है असामान्य या असामान्य लाभ हुआ है या गैर व्यापारिक विनियोगों पर आय हुई है, तो उस संबंधित वर्ष के लाभ में से क्या करना है? घटाना है। और यदि किसी वर्ष के लाभ में और असामान्य क्या हुई है? हानि हुई है या व्यय हुआ है, तो उस संबंधित वर्ष के लाभ में क्या करना है? जोड़ देना है। इससे हमको औसत लाभ की गणना करने में आसानी रहेगी। वास्तविक औसत लाभ का हमको पता लगाना है। जैसे एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि औसत लाभ ज्ञात करने के बाद ये आपको कौन सा औसत लाभ ध्यान में रखना है? शुद्ध औसत लाभ। शुद्ध औसत लाभ का मतलब क्या होता है कि यदि प्रश्न में साझेदारों से संबंधित कोई व्यय अगर है, साझेदारों से संबंधित व्यय कौन से होते हैं? जैसे कि पूंजी पर ब्याज, साझेदार को वेतन, साझेदारों को कमीशन, साझेदार को फीस, बोनस, इस प्रकार की अगर कोई भी पॉइंट प्रश्न में है तो उस औसत लाभ में क्या करना है? माइनस करना है, घटाना है। और यदि आरंभ पर ब्याज प्रश्न में दिया हुआ है तो औसत लाभ में क्या करना है? जोड़ना है। इससे आपको क्या मिलेगा? शुद्ध औसत लाभ मिलेगा। इसी बात को मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। 3 वर्षों के क्या दिए हुए हैं? लाभ दिए हुए हैं। 2014 का 40,000 है, 2015 का 35,000 है और 2016 का 25,000 है। 2014 का जो 40,000 का लाभ है उसमें कोष्टक में लिखा हुआ है 10,000 असामान्य लाभ शामिल है। जैसे यहाँ पर हमने बात बताई थी
कि असामान्य आय या लाभ है तो क्या करना है, घटाना है। तो इस 40,000 में से 10,000 क्या करना है, घटाना है। तो 30,000 हो जाएगा, ये 35,000 और ये 25,000। अब आपको औसत लाभ निकालना है तो 30 प्लस 35 प्लस 25 बट्टा 3 बराबर कितना होगा, 90,000 बट्टा 3 बराबर 30,000। प्रश्न में एक जानकारी और दी हुई, साझेदार का वेतन। मैंने अभी कहा कि यदि प्रश्न में साझेदारों से संबंधित व्यय है तो घटाना, आय है तो जोड़ना। तो ये वेतन क्या है, साझेदार का वेतन 5,000 क्या है, व्यय है। इसलिए हमने 30,000 जो औसत लाभ निकाला उसमें से 5,000 वेतन क्या किया है, माइनस किया है, और अंत में जाके 25,000 शुद्ध औसत लाभ आया। तो इतनी बातें आपको औसत लाभ ज्ञात करते समय ध्यान में रखनी है। अभी हम बात करेंगे भारित औसत लाभ कैसे निकालना। जैसे हमने सरल औसत लाभ कैसे निकालना उसकी बात हमने बताई, अब भारित औसत लाभ कैसे निकालना उसकी हम बात बता रहे हैं। उसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पर है, उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझना है। जैसे कि यहाँ पर 5 वर्षों के और लाभ दिए हुए, ये लाभ निरंतर बढ़ती हुई दर से 10 का 12 हुआ, 12 का 15 हुआ, 15 का 20 हुआ, 20 का 30 हुआ, और उसके बाद प्रश्न में इतनी जानकारी होगी पर आपको कहा जाएगा भारित औसत लाभ ज्ञात कीजिए। तो भारित औसत लाभ ज्ञात करने के लिए क्या करना है, प्रत्येक वर्ष के लाभ को भारांक देना है क्रमशः। जैसे कि पहले वर्ष के लाभ को 1 भारांक दिया, दूसरे वर्ष के लाभ को 2 भारांक दिया, तीसरे वर्ष के लाभ को 3 भारांक दिया, चौथे वर्ष के लाभ को 4 भारांक दिया, और 5वें वर्ष के लाभ को 5 भारांक दिया। फिर भारांक देने के बाद क्या करना है, संबंधित वर्ष के लाभ से गुणा करना है। संबंधित वर्ष के लाभ से क्या करना है, गुणा करना है। जैसे कि 10,000 इंटू 1 बराबर 10,000, ये क्या आया, प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल। 12,000 इंटू 2 बराबर 24,000, 15,000 इंटू 3 बराबर 45,000, 20,000 इंटू 4 बराबर 80,000, 30,000 इंटू 5 बराबर 1.5 लाख। इस प्रकार से गुणनफल ज्ञात करना। फिर गुणनफलों का क्या करना है, टोटल करना है, और भारांक का भी क्या करना है, टोटल करना है। गुणनफल का टोटल हो रहा है 3,09,000, भारांक का टोटल हो रहा है 15। फिर भारित औसत लाभ का सूत्र है, भारित औसत लाभ बराबर गुणनफलों का योग बट्टा भारांक का योग, गुणनफलों का योग बट्टा भारांक का योग। तो गुणनफल का योग है 3,09,000 और भारांक का योग है 15। 3,09,000 बट्टा 15 बराबर कितना आएगा, 20,600। ये आया है भारित औसत लाभ। तो भारित औसत लाभ कैसे ज्ञात करना, ये हमने बात रखी है। और दूसरी बात हमने रखी है कि सरल औसत लाभ कैसे ज्ञात करना। इसके संदर्भ में थोड़ी विशेष बातें आपको ध्यान में रखनी है।